वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी दोस्त हमारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर इस क्लास को देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास से ही देख रहे हैं, आपका 288 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया था। हमारी 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। इसमें आपके बचे हुए क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो हमने दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं, मैं ये 100% श्योर हूँ कि यहाँ से आपके 6 से 7 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, 288 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता, चतुराई, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी और चिंतन का केंद्र है? तो दोस्तों, सेरिब्रम जो होता है हमारे अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। यह हमको, जो हम लोग सोचते हैं, कोई चीज़ याद करते हैं या कोई इच्छा होती है हमारी, ऐच्छिक गतियाँ जैसे कोई कार्य करते हैं, जो हम बोलते हैं, चिंतन करते हैं, ये भी हमारा जो सेरिब्रम है इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी दोस्तों जो सेरिब्रम होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमें सोचने, हमको कोई भी योजना बनाना हुआ, चिंतन करना हुआ, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनके लिए क्या जिम्मेदार है दोस्तों? तो सेरिब्रम जो होता है वह जिम्मेदार है। अग्र मस्तिष्क का यह मुख्य भाग है, इसको याद रखिएगा। आगे, ब्लड प्रेशर जो रक्तदाब है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को हम हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का भाग है इसके द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस द्वारा। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में दर्द, ठंड और गर्मी का एहसास करवाता है? तो थैलेमस जो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? थैलेमस है, जो शरीर में हमारे जैसे दर्द हुआ, ठंड लगी, गर्मी, इन सब का जो एहसास हमें होता है थैलेमस के द्वारा होता है। तो दोस्तों, यह जो थैलेमस होता है हमारे मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। मानव मस्तिष्क के दूसरे भाग यानी जो मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन, इसको कितने अन्य अंगों में बांटा गया है? तो इसे हम 2 अन्य अंग में बांटे हैं, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा कार्डिजेमिना। आगे है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्ज जो स्पाइनल है इससे कौन सा भाग जोड़ता है? तो सेरिब्रल जो पेंडिकल है वह मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल से जोड़ता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो जो ध्वनि की संवेदना होती है वह 0.1 सेकेंड तक आपके मानव जो मस्तिष्क है उसमें रहती है। कितना? 0.1 सेकेंड तक। अगला है, मानव मस्तिष्क के मांसपेशी की जो गतिविधि है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो मांसपेशियों की गतिविधि को मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका जो कोशिका है वह आपके मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है आपका टेम्पोरल लोब, जिसे कनपटी भाग भी कहते हैं। टेम्पोरल लोब जो होता है वह सुनने के साथ जुड़ा हुआ होता है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों का पता लगाने में करते हैं? तो ईईजी जो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ जिसे कहते हैं, हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो थैलेमस जो होता है आपका वो मानव मस्तिष्क में प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जैसे कि आपको दर्द की अनुभूति होना, संवेदी संकेतक, स्पर्श की सूचना, अगर कोई आपको स्पर्श करे तो पता चले, दबाव की अनुभूति होती है। तो ये आपका मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेतक, याद रखिएगा, थैलेमस है, इसका कार्य है संकेतक का। आगे है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आप सभी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यह हमारे मस्तिष्क की एक छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जो कि एक अंतःस्रावी ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो
पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि। आगे है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, जो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। तो एसटीएच हार्मोन जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है वह हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। याद रखिएगा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। आगे है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस भाग मस्तिष्क का, वह पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग यानी जो हिंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क, वह कितने भागों से मिलकर बना है। तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क है वह 3 भाग से मिलकर बना है, जैसे कि सेरिबेलम हो गया जिसे मनु मस्तिष्क भी कहते हैं, दूसरा पोन्स है और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए फिगर में दिखाया भी गया है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये आपके पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। कितने? 3 भाग से आपका पश्च मस्तिष्क मिलके बना है। आगे, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वह आपके तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो हमारे आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, उपापचय जो मेटाबॉलिज्म है आदि को नियंत्रित करता है। तो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह आपके रक्तदाब, जो ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, मेटाबॉलिज्म है आदि को नियंत्रित करता है। आगे है, श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्वसन कार्य के केंद्रीय नियंत्रक के रूप में हम मेडुला ऑब्लांगेटा को जानते हैं। किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल 8 हड्डियां मानव कपाल में पाई जाती हैं। कितनी? 8। अगला है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। राइट आंसर है आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा है वह निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। आगे है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सेरिबेलम जो होता है वह मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं हैं। तो टोटल 12 जोड़ी आपकी कपालीय तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं उनके माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। अगला है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्ली है उसमें सूजन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। कौन सी बीमारी होती है इसे? मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर। आगे, मनुष्य के मस्तिष्क से सूचनाएं किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। तो जो सूचनाएं मनुष्य के मस्तिष्क से सूचनाएं हैं वह न्यूरॉन के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। न्यूरॉन जो आपका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं। तो लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन आपके एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में होते हैं। कितना? लगभग आपका 86 बिलियन न्यूरॉन। अगला है, न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है। तो एक्सॉन और सिनेप्स के द्वारा न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन किया जाता है। आगे, हिंड ब्रेन जो पश्च मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग चेहरे के हाव भाव और मूत्राशय को नियंत्रित करता है। तो पोन्स जो होता है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है जिसके द्वारा चेहरे के हाव भाव और मूत्राशय को हम नियंत्रित करते हैं। अगला है, मस्तिष्क से संबंधित किस ग्रंथि को हम जैविक घड़ी कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है उसको हम जैविक घड़ी कहते हैं। किसको? पीनियल ग्रंथि को। अगला है, कौन सी ग्रंथि मनुष्य को एक ही समय पर जगाने, सोने और सतर्क या थका हुआ महसूस करने में सहायता करती है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वह इन सब जो कार्य हैं, समय पे जगाना, सोना, सतर्क करना या जो इंसान थका हुआ महसूस करता है वह आपकी पीनियल ग्रंथि के द्वारा ऐसा होता है, उसमें सहायता करती है पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ। तो 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। लगभग 300। कितना? 300। और अगर वयस्क में पूछेगा तो 6 बताइएगा। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जांघ की हड्डी, फीमर जिसे कहते हैं। आगे है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो 29 अस्थियां जो होती हैं मानव की खोपड़ी में है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मानव शरीर में। आगे दिया गया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टांग में हमारे टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। आगे, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में क्या जोड़ता है। तो टेंडन जो होता है हमारे अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, टेंडन। नेक्स्ट है,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जिसे कहते हैं, हमारे कान में जो मौजूद होती है स्टेपीज। आगे है ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो हमारी ऊपरी भुजा में ह्यूमस अस्थि पाई जाती है। अगला है, किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो सांप जो होता है उसमें पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जो कंकाल तंत्र का अध्ययन है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या? ऑस्टियोलॉजी। अगला है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम होता है। आगे, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो सैंडल जोड़े होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अस्थि को अस्थि से आपस में क्या जोड़ते हैं? लिगामेंट जो होते हैं वे अस्थि को अस्थियों से जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए, इसको याद रखिएगा। आगे, फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है वह किसका बना हुआ होता है? तो जो हमारा फेफड़ा है उसका बाहरी आवरण प्लूरल झिल्ली होती है, जिसे हम प्लूरल झिल्ली कहते हैं, उससे बना है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो हमारा लंग्स यानी फेफड़ा जो है मानव के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। यह हमारे श्वसन का नियंत्रण करता है। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? तो अनॉक्सिया। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इसे हम कहेंगे अनॉक्सिया है। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 बार प्रति मिनट में आपका जो श्वसन दर है वह होता है कि 1 मिनट में आप 16 बार, आपकी जो श्वसन दर होती है 1 मिनट में 16 बार होती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड कार्ब सेल्स हैं, जो सेल्स हैं उनके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपका एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है? तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें जो रक्त आपका होता है वह ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो। ये है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो 6 to 8 लीटर, यानी एक सामान्य मनुष्य अधिकतम सांस लेने के बाद 8 लीटर तक अपने वायु को अपने फेफड़ों में समा सकता है। आगे, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस जो होती है रक्त में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो जो किस प्रक्रिया के द्वारा गैस रक्त में प्रवेश करती हैं? विसरण, और फिर उसे छोड़ती हैं सक्रिय परिवहन। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा जो हमारा श्वसन के दौरान गैस है रक्त में प्रवेश करती हैं फिर उसे छोड़ती हैं। मानव शरीर में श्वसन का वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह मानव शरीर में श्वसन का वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। किस क्रिया द्वारा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? जब ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा तोड़ा जाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी मुक्त होती है, तो ग्लूकोज के जलने से या तोड़े जाने से। आगे है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको याद रखिएगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो वायु कूपिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है, श्वसन के दौरान छोड़ी गई सांस में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो 4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, याद रखिएगा। श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जाती है? 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है जब श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो अगला है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, 78% ही रहती है। अगला, आहार नाल और श्वास नली जो होती है आपस में कहाँ मिलती हैं? तो आहार नली जो होती है और श्वास नली दोनों आपकी ग्रसनी में मिलती है, फेरिंग्स में। नेक्स्ट है, श्वसन दर को किस यंत्र से मापते हैं? तो श्वसन दर जो होती है इसको हम स्पायरोमीटर से मापते हैं। किससे? स्पायरोमीटर से। अगला, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में हमारे दर्द होता है? तो हमारे मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड जो होती है वह जम जाती है, उसका जमाव हो जाता है, उसके कारण हमको मांसपेशियों में दर्द होता है। आगे है, श्वसन क्रिया में कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, प्रयुक्त होती है? यानी तो जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा जो होती है प्रयुक्त होती है, कौन सी? केमिकल एनर्जी। आगे है, मनुष्य की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलेनिन नाम का एक वर्णक होता है जो मनुष्य की त्वचा को रंग देता है। मनुष्य के बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केराटिन प्रोटीन हमारे जो मनुष्य के बाल हैं और नाखून है उसमें होता है केराटिन। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह जो होती है उसे क्या कहते हैं? इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, बाहरी त्वचा को। शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जो वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। किससे? वसा और कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो वसा जो होता है, जो 1 ग्राम वसा होता है उसमें 9 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। रखिएगा, अगर पूछेगा मानव के शरीर में ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है तो वसा बताइएगा।
आगे है कौन सा पोषक पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला है कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा देता है? तो ग्लूकोज हमको तत्काल ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा रूप है। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है शरीर निर्माण एवं मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है? तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि निर्माण इसमें सहायता प्रदान करता है, याद रखिएगा प्रोटीन। आगे है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन जो होता है आपका उसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है, तो यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है। अगला है उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर है, इससे पीड़ित व्यक्ति को किस खाद्य पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए? तो सोडियम युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगर प्रोटीन आपका किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। पाचन की क्रिया जब होती है तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर जो होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर के उपापचय जो मेटाबॉलिज्म है इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए। आगे है विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन का आविष्कार किया। किसने? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आपके जो विटामिन बी और सी हैं वे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, डी, ई के आपके 4 जो हैं विटामिन ए आपके वसा में है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। आगे कौन सा विटामिन नेत्र और त्वचा के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए आपका आँखों के लिए और त्वचा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला है शरीर की रोगों से रक्षा के लिए कौन से पोषक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन्स जो होते हैं वो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, तो याद रखिएगा शरीर की रोगों से रक्षा के लिए विटामिन जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आगे है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। आपका जो विटामिन सी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। यह कौन सा रोग है? दांतों का रोग है। अगला है किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है वयस्कों में। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। अगला विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसको याद रखिएगा। अगला है किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है? तो विटामिन ए जो होता है विटामिन ई इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के जो होता है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के जो होता है इसका संश्लेषण शरीर में होता है। अगला है हमारे शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत जल है? तो 65 से 75% हमारे शरीर के बाहर का जल होता है। कितना? 65 से 75% तक। नेक्स्ट है पानी में किस विष के कारण कैराटेसिस नामक रोग होता है? तो कैराटेसिस नामक रोग आर्सेनिक विष के कारण होता है। आर्सेनिक अगर आ गया है पानी में तो इससे कैराटेसिस नामक रोग हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम आयरन की। किसकी? कैल्शियम और आयरन की। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो लौह खनिज जो होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, तो आवश्यक क्या है? लौह खनिज। नेक्स्ट है आरबीसी तथा B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कोबाल्ट की आवश्यकता हमें होती है। आरबीसी जो होता है तथा B12 होता है इसके संश्लेषण के लिए। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अगर एक सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसको 3000 से 3500 कैलोरी तक की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में करते हैं।
अगला है शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो होता है शहद का मुख्य घटक है, क्या? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में आपका जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।